स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का। आज हम लोग दो टर्म्स के बारे में देखेंगे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। तो भूकंप जिसे कई नामों से जाना जाता है, हुडोर, ज्वालामुखी, सॉरी जलजला या अंग्रेजी में अर्थक्वेक भी कहते हैं इसको। भूकंप आने के कई कारण होते हैं। जो मुख्य रूप से भूकंप आने के कारण हैं, भूमि के सरकने, प्लेटों के टकराने या प्लेटों के सरकने आदि के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप यानी भूमि में जो कंपन उत्पन्न होता है जिसके कारण धरती हिलने लगती है उसे ही कहते हैं भूकंप, या भूडोल यानी भूमि का डोल जाना, हिल जाना ही भूकंप कहलाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले हम उसको देख लेते हैं। भूकंप आने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भूकंप मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, कौन कौन से जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस बिंदु पर उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं उद्गम स्थल या सीस्मिक फोकस। सीस्मिक फोकस यानी सीस्मोग्राफ शब्द से लिया गया है। सीस्मोग्राफ जो पैमाना होता है जिसपे नापा जाता है, सीस्मोग्राफ में हम भूकंप के तरंगों को नापते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। भूकंप मापी यानी सीस्मोग्राफ। जहां भूकंप उत्पन्न होता है यहाँ पे हम देख लेंगे सीस्मोग्राफिक फोकस है। इस केंद्र से ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है, जहां पे धरातल पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है, उस बिंदु को हम कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर। उसको हम कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र, जहां सबसे पहले भूकंपों का पता चलता है। सीस्मोग्राफ में हम भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं और रिएक्टर स्केल पे हम भूकंप की तीव्रता का आकलन करते हैं। दोनों में अंतर है। भूकंप की तीव्रता का आकलन होता है जो 10 तक होता है और हर एक अपने से लगभग 10 गुना ज्यादा होता है। 1 से 10 तक का होता है। अब हम देखते हैं भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे, यस तरंगे यानी सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे और यल तरंगे यानी धरातलीय तरंगे। 3 तरंगे होती हैं। अभी इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कि भूकंपीय तरंगे कैसे गति करती हैं, गमन करती हैं। तो सबसे तेज तरंगे होती हैं पी तरंगे। ये तरंगे अनुदैर्घ्य स्थिति में चलती हैं और ये तीनों ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकती हैं। पी तरंगे ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में, तीनों अवस्थाओं में गमन करती है। दूसरी होती है यस तरंगे। यस तरंगे केवल सॉलिड में यानी ठोस में भी ही गति करती हैं और ये जो है कोर, जो सबसे कोर का भाग है, तो आउटर कोर से बाहर नहीं जा पाती हैं ये, और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दोनों में अंतर है कि जो पी तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और जो यस तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तीसरी तरंगे जो धरातल के निकट चलती हैं, एल तरंगे यानी धरातलीय तरंगे हैं। ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं और ये ठोस और द्रव दोनों में गमन करती हैं, ठोस और द्रव में, और सबसे विनाशकारी होती हैं यल तरंगे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, तो यल तरंगे जो होती है, धरातलीय तरंगे वो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। गमन पूछा जाता है कौन सी तरंगे तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, तो पी तरंगे होती हैं जो तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। कभी पूछा जा सकता है कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं, तो आपकी यल तरंगे होती है केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। या पूछा जा सकता है कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, तो पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो यस तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट है भूकंपीय तरंगे। और रिएक्टर स्केल और सीस्मोग्राफ में भी आपको जानना जरूरी है कि इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सीस्मोग्राफ में आपकी भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। जब कंपन होती है तो एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे कंपन करने से ऐसे इस तरह की आकृति बन जाती है जिससे भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और रिएक्टर स्केल पे केवल उसकी तीव्रता को नापा जाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को नापा जाता है कि कितनी तीव्रता है, जैसे 5.6 है, 6.5 है, 6.7 है। इस तरह की स्केल होती है, उस पर भूकंप तरंगों की तीव्रता का मापन किया जाता है। हम देखते हैं ये चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये पृथ्वी का एक चित्र बना हुआ है। इन चित्रों में देखते हैं कि ये आपका भूकंप का केंद्र है। यहाँ भी भूकंप अगर उत्पन्न होता है तो इससे चलने वाली पी तरंगे जब चलती गमन करती हैं, तो ये आपका मेटल का एरिया है, ये मेटल है,
ये क्रस्ट है आपका, भूपटल है, मेटल है, और ये बीच का आपका कोरोड का एरिया है। तो इस कोरोड के एरिया में हम देखेंगे कि ये कोरोड का एरिया जो है प्लाज्मा या द्रव अवस्था में स्थित है, इसलिए इसमें से यस तरंगे नहीं गमन करती। इसमें से जो पी तरंगे हैं वो गमन करती हैं। एल तरंगे भी नहीं गमन करती, क्योंकि एल तरंगे तो केवल धरातल पर गमन करती हैं। तो कुछ क्षेत्र जो धरातल पर गमन करती हैं उन तरंगों को हम पी, एस और एल तरंग लहरें जो होती हैं या वेव्स होती हैं जो धरातल पे तीनों तरंगे यहाँ पे गमन करती हैं। ठीक है, ये एरिया होता है। ये अधिकेंद्र से ऊपर के इस एरिया को हम देख रहे हैं, यहाँ तक आपकी तीनों तरंगे, पी तरंगे, यस तरंगे और एल तरंगे, तीनों तरंगे गमन करती हैं। यहाँ पे भूकंप के झटके अधिक महसूस किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे धरातल के नीचे के भाग में देखेंगे कि जहां एल तरंगे नहीं गमन करती हैं तो वहां पे केवल पी और यस तरंगे गमन करती हैं। तो इधर का ये एरिया और इधर का ये एरिया जहां पी और यस तरंगे केवल गमन करती हैं। अब हम इसके नीचे का क्षेत्र देखेंगे। पी तरंगे जब कोर से टकराती हैं तो कोर के अंदर इनमें कुछ बेंड हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है पी तरंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पी तरंगे यहाँ से कुछ मुड़ जाती है अंदर की तरफ। तो जिन क्षेत्रों में पी तरंगे नहीं पहुंचती हैं, जैसे ये क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र जहां पी तरंगे नहीं पहुंचती हैं, इतने क्षेत्र में जहां पी तरंगे नहीं पहुंचती हैं उनको हम पी छायित क्षेत्र कहते हैं। दोनों तरफ इस तरह के क्षेत्र होते हैं जहां पी तरंगे नहीं पहुंचती हैं, उनको हम पी सैडेड एरिया कहते हैं, यानी पी तरंगे वहां नहीं पहुंचती हैं। इस कोर के पूरे एरिया में इस तरंगे पहुंचती नहीं है, और इतने क्षेत्र में हम केवल देखते हैं इन क्षेत्रों में केवल पी तरंगे ही चलती हैं। तो यहाँ यस तरंगे नहीं चलती हैं इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र को हम यस छायित क्षेत्र कहते हैं, यानी यस सैडेड एरिया, यानी इस तरंगे यहाँ गमन नहीं करती हैं। इतने में केवल पी तरंगे ही गमन करती हैं। इन क्षेत्रों में पी और यस कोई तरंगे नहीं गमन कर रही हैं। तो इस तरह से हम भूकंपीय तरंगों को पृथ्वी पे एक तरह से पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जहां उत्पन्न होता है उस केंद्र को हम उद्गम स्थल या सीस्मिक फोकस कहते हैं, और उसके ठीक ऊपर का धरातल पे जो स्थल होता है उसे जहां भूकंप के सबसे पहले झटके महसूस किए जाते हैं उस केंद्र को हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे आज, जो प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी। तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी सभी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है जहां पे ज्वालामुखी क्षेत्र है, स्पष्ट है। तो हम पहला देखेंगे जो परिप्रशांत महासागरीय बेटी है, ये क्षेत्र इस मैप में देखते हैं। परिप्रशांत एरिया, ये इधर का एरिया और ये इस साइड का एरिया। प्रशांत महासागर के किनारे के जो धरातलीय स्थल है उन स्थलों पर सबसे ज्यादा भूकंपीय तरंगें महसूस करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान, फिलीपींस, कोरिया के कुछ स्थान, चाइना और रूस के कुछ स्थल हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे महाद्वीप, इंडोनेशिया वगैरह, इन सब जगहों पे ज्वालामुखी ज्यादा है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में देखेंगे, यहाँ का क्षेत्र देख सकते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में जहाँ ज्वालामुखी है। आप ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र देख सकते हैं, महाद्वीप के मध्य का भाग है महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और मध्य अटलांटिक पेटी में यहाँ का क्षेत्र देख सकते हैं, मध्य अटलांटिक का क्षेत्र जहाँ भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते रहते हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी क्षेत्र है। पूर्वी अफ्रीकी का ये क्षेत्र जो भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पे भी ज्वालामुखी के पाया जाता है। अब ज्वालामुखी होता क्या है, एक शंकुआकार आकृति होती है जिसका मुंह है ना, जो मुंह होता है वो बंद होता है। इस मुंह को हम क्रेटर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी चूंकि मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ज्वालामुखी हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार है। ज्वालामुखी के अंदर भरा क्या होता है, इसमें पाइपें होती हैं, इनको हम वोल्केनिक पाइप्स कहते हैं। वोल्केनिक पाइप्स बने होते हैं। इन वोल्केनिक पाइपों में मैग्मा भरा होता है, जलवाष्प, कुछ सैलों के खंड भरे होते हैं, राख बने होते हैं, और तमाम तरह की जो गैसें होती हैं वो भरी होती हैं।
इनके कारण इनके जो छिद्र होते हैं बंद होते हैं, और कभी ज्यादा गैसेस की प्रेशर के कारण कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, और ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा है, जो लावा के रूप में निकलती है गैसेस, जलवाष्प और सैल खंड, तमाम तरह के खनिज और बहुमूल्य पत्थर वगैरह इसके अंदर से निकलते हैं, वो वोल्केनिक पाइप से बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं 3 तरह के जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं यहाँ पे, वो कौन से। तो यहाँ एक चीज देख लेते हैं, ये क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो ये गड्ढा खाली हो जाता है, तो कभी कभी इसमें जो है जल भर जाता है, इस गड्ढे में जल भर जाता है और ये एक झील का रूप ले लेता है। झील में हमने पढ़ा था, क्रेटर झील बन जाता है, और इस तरह से ज्वालामुखी की मुहाने पर जब पानी भर जाने से झील का निर्माण हो जाता है, तो उस तरह की झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। जैसे अपने भारत में मैंने महाराष्ट्र में पढ़ाया था कि लोनार्स का झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। अब ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो लगातार जो है जिसमें से राख, लावा, मैग्मा आदि निकलते रहते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रामोली का ज्वालामुखी है जो लिपारी द्वीप पे स्थित है। भूमध्य सागर में इस प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इसमें से लगातार लावा निकलने के कारण रात में भी प्रकाशमान रहता है भूमध्य सागर में काफी दूर तक, तो जिससे जहाजों को मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ता रहता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्रामोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये स्थित कहाँ है, सिसिली द्वीप, लिपारी द्वीप, इसी तरह से वहां भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है इटली के पास में, उस लिपारी द्वीप पर यह स्ट्रामोली ज्वालामुखी स्थित है। दूसरा वहीं इटली के पास सिसिली द्वीप में एटना ज्वालामुखी, वो भी प्रकाशमान रहता है, हमेशा प्रकाश स्तंभ की तरह वो भी काम करता है। एटना ज्वालामुखी ये भी सक्रिय ज्वालामुखी, उसमें बराबर विस्फोट होता रहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो आपके यहाँ दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में पाया है, इक्वाडोर में स्थित है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आप सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, सबसे सक्रिय, ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि सबसे सक्रिय की हम अगर बात करेंगे विश्व में सबसे सक्रिय, तो किलायू है, उस ज्वालामुखी का नाम है किलायू, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी। ठीक है, अगला हम देखते हैं दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो है जो अभी निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं और इनकी कभी भी सक्रिय होने की चांसेस हैं, कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। जिसे विसुवियस, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है। इटली का क्षेत्र जैसे बताया हमने भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में है, वहां ज्वालामुखी बहुत अधिक मात्रा में पाते हैं। तो इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ ज्वालामुखी ये भी सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, और जापान का फ्यूजियामा ये भी सुषुप्त अवस्था में है। इनमें कभी भी विस्फोट होने के चांसेस हैं, ज्वालामुखी फटने के चांसेस हैं। तीसरा मृत ज्वालामुखी, ना इनमें कभी विस्फोट हुआ है और ना कभी आगे उम्मीद है कि विस्फोट हो सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है। तो इन प्रकार की जो ज्वालामुखी उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं, कभी चांसेस नहीं है, ना के बराबर चांसेस है तभी विस्फोट होगा। प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है लेकिन ना के बराबर, इसलिए इन्हें मृत ज्वालामुखी में रखा गया है। जैसे किलिमंजारो तंजानिया, यानी अफ्रीका के तंजानिया क्षेत्र में पाया जाने वाला, देखते हैं अफ्रीका के तंजानिया क्षेत्र में पाया जाने वाला, ये तंजानिया का क्षेत्र है आपका, प्रशांत महासागर से सटा हुआ, इस तंजानिया में पाया जाने वाला किलिमंजारो ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है। इसी तरह से इक्वाडोर में चिम्बाराजो ज्वालामुखी वो भी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कुछ और महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में हम देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनमें देखेंगे ओजिस डेल सैलेडो जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पे, ये देखिए सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन अगर सबसे ऊंचे पर ऊंचाई पर पूछा जाए तो सबसे ऊंचाई पे ओजिस डेल सैलेडो है, जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। ये देखिए एंडीज पर्वतमाला जो आपका है, एंडीज पर्वतमाला, इसी में चिली ये, और ये चिली है पीला वाला भाग, और अर्जेंटीना है, चिली और अर्जेंटीना के क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है आपका ओजोस डेल सैलेडो ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है पोपो कैटेपिटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो मैक्सिको में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हेक्ला व लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है। कटमई अलास्का में स्थित है। माउंट रेनियर है अमेरिका में है। माउंट सस्ता भी अमेरिका में स्थित है। माउंट दाल पूछा गया है ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ताल ज्वालामुखी
फिलीपींस में स्थित है। इस तरह से कोहे सुल्तान पूछा गया है। कोहे सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। देवबंद भी ईरान में स्थित है। और माउंट पोपा ज्वालामुखी, पोपा ज्वालामुखी के नाम से पूछा गया है कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी स्थित है। इस तरह से आज हम लोगों ने ज्वालामुखी और भूकंप को ठीक से देख लिया है। फिर अगले टॉपिक में आगे मिलेंगे। धन्यवाद।